हेलो गाइज, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा अपने सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स और शिक्षक मित्रों का इस सेशन में स्वागत करता हूं। पिछले सेशंस में हम लोग प्लांट एम्ब्रायोलॉजी यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, मेगास्पोरोजिनेसिस, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन इत्यादि डिस्कस किए थे। मैंने उस समय कहा था कि मौका मिलने पर अगले सेशन में मैं सीड्स के डेवलपमेंट और फ्रूट के विषय में भी बताऊंगा। इसलिए इस सेशन में पहले हम सीड्स की बात करेंगे। ये सीड्स कैसे बनते हैं? तो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स पाए जाते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद इन ओव्यूल्स से सीड्स का निर्माण होता है। किसी ओवरी में जितने सीड होंगे, इसका मतलब कम से कम उतने ओव्यूल्स थे। उससे ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं। जो ओव्यूल फर्टिलाइज नहीं होगा उससे सीड का निर्माण नहीं होगा। तो इसका मतलब ओव्यूल ही रूपांतरित होकर सीड या बीज का निर्माण करता है। ओव्यूल की दीवार सीड कोट बन जाती है और ओव्यूल के अंदर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और जो ओवम है उससे जायगोटिक सेल का निर्माण होता है। इन दोनों के अलावे यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और जायगोट के अलावे ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस नाम का टिश्यू पाया जाता है। मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, न्यूसेलस नाम का यह टिश्यू अक्सर विकास के समय नष्ट हो जाता है, उससे कुछ नहीं बनता है। लेकिन कुछ प्लांट्स में जैसे कॉफ़ी और ब्लैक पीपर में यह परसिस्टेंट होता है और इससे पेरिस्पर्म नाम का टिश्यू बनता है। तो पेरिस्पर्म नाम आप ध्यान से याद रखेंगे कि न्यूसेलस से पेरिस्पर्म बनेगा। यह है पेरिस्पर्म। इसका निर्माण किससे होगा? तो न्यूसेलस नाम के टिश्यू से होगा। अब ये एंडोस्पर्म क्या है? तो आमतौर से एक मैच्योर ओवरी के अंदर, मैच्योर ओव्यूल के अंदर सेंटर में दो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं। जब ये दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, जुड़ते हैं, पहली बार फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो एक डायप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है। मैचुरेशन के बाद जब यह एक मेल गैमेटिक न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करता है तो ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। तो अधिकांश केस में क्या मिलेगा? तो एंडोस्पर्म एक ट्राइप्लॉइड टिश्यू होगा। हाँ, एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस पर सवाल +2 लेवल पर कहीं नहीं पूछा जा सकता है। ऑनर्स में या एमएससी में पूछा जा सकता है। ओएनोथेरा के केस में एक ही पोलर न्यूक्लियस होता है, इसलिए सेकेंडरी न्यूक्लियस हैप्लॉइड ही रहता है और फर्टिलाइजेशन के बाद डायप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। जबकि पिपरोमिया में 8 पोलर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी इनके फर्टिलाइजेशन से ऑक्टाप्लॉइड 8n सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद नोनोप्लॉइड 9n एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा।
आमतौर से एंडोस्पर्म के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, फिर भी कुछ केसेज ऐसे हैं क्राइनम में, मैथियोला में, रफेनस में, विस्कम में, इनके एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी ये एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं। अब एंडोस्पर्म सभी फ्लावरिंग प्लांट में किसी न किसी स्टेज में बनता ही है। जिसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है उसमें भी यह प्रारंभ में बनता है, लेकिन इसका टोटल फूड मटेरियल एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के समय में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जबकि दो फैमिली ऑर्किडेसी और पोडोस्टोमोनेसी में एंडोस्पर्म नहीं बनते हैं। अभी जैसा मैंने कहा, दलहन और बीन जैसे पौधों के सीड्स में कॉटिलेडन में ही सारा फूड जमा हो जाता है और मैचुरेशन के बाद एंडोस्पर्म समाप्त हो जाता है, इसलिए दाल और सीम के बीजों में एंडोस्पर्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक इसके विपरीत मोनोकॉट में सीरियल्स और कोकोनट्स, चाहे वो व्हीट हो, राइस हो, मेज हो, बार्ली हो, सोरगम हो, इसका प्रमुख हिस्सा है एंडोस्पर्म। कैस्टर सीड में भी एंडोस्पर्म पाया जाता है और जर्मिनेशन के समय में एंडोस्पर्म में जमा फूड जर्मिनेटिंग एम्ब्रायो को सप्लाई किया जाता है। अब वृद्धि और विकास की दृष्टि से एंडोस्पर्म के 3 प्रकार माने जाते हैं। पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसमें एंडोस्पर्म न्यूक्लियस लगातार विभाजन करते जाता है। न्यूक्लियस की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन सेल वॉल का निर्माण या तो 2-4 डिवीजन के बाद होता है, या बहुत बाद में होता है, या कभी कभी होता ही नहीं है। ग्लाइसिन मैक्स यानी सोयाबीन के अंदर और एरेकिस हाइपोजिया यानी कि मूंगफली के अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन बहुत प्रारंभिक स्टेज में ही होने लगता है, जबकि लाइमेंथिस में, एसर में, माइरिकेसी फैमिली में एंडोस्पर्म का निर्माण न्यूक्लियर डिवीजन तो होते जाता है, लेकिन सेल डिवीजन अंत तक नहीं हो पाता है, यानी इसमें फ्री न्यूक्लियर कंडीशन अंतिम स्टेज तक पाया जाता है। अब इस डायग्राम में देखिए, यहाँ एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, डिवीजन हुआ, यहाँ 4 न्यूक्लियई बनते देख रहे हैं। अगले डायग्राम में देख रहे हैं कि 8 न्यूक्लियस बने हुए हैं और इस तरह न्यूक्लियस की संख्या बढ़ रही है। बाद में एम्ब्रायो सैक के दीवार के किनारे किनारे सेल वॉल बनने लगता है और ये न्यूक्लियर से सेलुलर में कन्वर्ट कर जाते हैं। यह एक सिंपल डायग्राम है। 1 से 2 और 2 से बहुत सारा न्यूक्लियस बनते दिखलाया गया। फिर ये न्यूक्लियस दीवार के किनारे आके अरेंज हो गए और किनारे किनारे सेल्स का निर्माण होने लगा। इस तरह सैकड़ों न्यूक्लियस बन जाते हैं। इस तरह का एंडोस्पर्म आपको प्राइमुला में, माल्वा में, मैंगीफेरा में, साइट्रस में, एरेकिस में, कई सारे पौधों में मिलेगा जिसमें कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। कैलोट्रोपिस, जिसे आप आँख या अकवन कहते हैं, रेफ्लिसिया, जिसे आप दुनिया का सबसे बड़ा फूल समझते हैं, उसमें 8 या 16 न्यूक्लियस बनने के बाद सेल डिवीजन होने लगता है, यानी सेल वॉल बनने लगता है। तो इस तरह अधिकांश केसेज में सेल वॉल का फॉर्मेशन
FU डिवीज़न के बाद और कुछ केसेज में काफ़ी देर से होता है और ऐसे वेरिएशन बहुत सारे अलग अलग फैमिलीज में पाए जाते हैं। अब दूसरा प्रकार है सेलुलर एंडोस्पर्म, जिसमें प्रारंभ से ही न्यूक्लियर डिवीज़न होने लगेगा, यानी कि पहला बार न्यूक्लियर डिवीज़न होगा तो दोनों न्यूक्लियस को सेपरेट करते हुए पहले डिवीज़न के बाद ही एक सेल वॉल बन जाएगा, यानी इसके जीवन में न्यूक्लियर फेज थोड़े समय के लिए भी नहीं आएगा। अब इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसके डिवीजन से बने दो न्यूक्लियस। अब बीच में एक सेल वॉल बन गया ऐसे तिरछा, तो ऊपर एक न्यूक्लियस और नीचे दूसरा न्यूक्लियस आ गया। तो इस प्रकार ऊपर की ओर माइक्रोपाइलर चैम्बर बन गया और नीचे की ओर एक चलाजल चैम्बर बन गया। बाद में माइक्रोपाइल की ओर ज़्यादा डिवीजन होता है और पूरा का पूरा सेल, यानी पूरा का पूरा एंडोस्पर्म एम्ब्रायो सैक को भर देता है। सिंपल डायग्राम के रूप में आप इसे भी बना सकते हैं। अब इस तरह का न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एडोक्सा में, सिट्रेंथस में, डिप्सिकेसी फैमिली में, स्कुटेलेरिया में, भरबैसिकम में इत्यादि में पाया जाता है। एरिकेसी फैमिली और एनोनेसी फैमिली में भी सेलुलर एंडोस्पर्म पाया जाता है। एनोनेसी फैमिली में ही आपका प्रसिद्ध फल शरीफा आता है। मायोसाइटिस में भी सेलुलर एंडोस्पर्म पाया जाता है। अब तीसरा प्रकार है हेलोबियल। यह न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म के बीच की अवस्था है, जिसमें कुछ हिस्से में न्यूक्लियर और कुछ हिस्से में सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है। In this type of endosperm, the primary endosperm nucleus migrates to the chalazal end. After the first nuclear division, the wall formation results into large micropilar and a small chalazal endosperm chamber. यानी सेलुलर की तरफ हुआ। अब क्या होगा इसके बाद? तो इसके बाद further nuclear divisions are confined to the micropilar chamber, while the nucleus of chalazal chamber remains undivided. यानी कि सेल का निर्माण, एंडोस्पर्म सेल का निर्माण माइक्रोपाइल की ओर होता है, चलाजा की ओर बहुत कम होता है या नहीं होता है। इस तरह से इन माइक्रोपाइलर चैम्बर रेगुलर सेल वॉल्स आर फॉर्म्ड एंड इट बिकम्स मल्टीसेलुलर, but there is no wall formation in the chalazal chamber, and at maturity it contains one or more disorganized nuclei. तो इसका मतलब टिश्यू फॉर्मेशन किधर हुआ? तो माइक्रोपाइल के तरफ, चलाजा की ओर नहीं हुआ। तो आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ दो न्यूक्लियस स्टेज है, ऊपर की ओर माइक्रोपाइलर चैम्बर बना, नीचे चलाजल चैम्बर, नीचे 2-3 न्यूक्लियस बन के रह गया और ऊपर माइक्रोपाइलर रीजन में सेल डिवीजन हो रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि एंडोस्पर्म सेल्स मैक्सिमम अधिक से अधिक एम्ब्रायो को घेरते हुए चारों ओर माइक्रोपाइलर रीजन में पाए जा रहे हैं। अब ये तीनों प्रकार के एंडोस्पर्म का एक कंपैरेटिव डायग्राम है। पहले डायग्राम में देखिए ढेर सारा न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है, दूसरे में सेल्स बन गए। तो पहला हो गया न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा हो गया सेलुलर एंडोस्पर्म, और तीसरे केस में ऊपर की ओर देख रहे हैं बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया है, यानी ऊपर न्यूक्लियर और नीचे की तरफ सेल है, यानी सेलुलर पार्ट है। अब न्यूक्लियस की एंडोस्पर्म की सतह से
उंगली जैसी छोटी छोटी रचनाएं बनती है जिसे हॉस्टोरिया कहा जाता है। इस हॉस्टोरिया की मदद से यह न्यूसेलस और अन्य टिश्यूज से फूड जमा करता है और बाद में इसे एम्ब्रायो को सप्लाई करता है। एम्ब्रायो भी इसी तरह से उंगली जैसी रचना बनाकर यानी हॉस्टोरिया बनाकर एंडोस्पर्म से फूड जमा करता है। अब देखिए एम्ब्रायो का विकास यह जायगोट से हो रहा है जो डायप्लॉइड है। मोनोकॉट और डायकॉट में विकास का तरीका अलग अलग है। एम्ब्रायो के निर्माण को लोग एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ समय तक के लिए यह जायगोट एक रेस्टिंग फेज में चला जाता है, एक पीरियड ऑफ रेस्ट में चला जाता है। ऐसा माना जाता है कि अब यह अपने जीनों को प्रोग्राम कर रहा है कि कैसे विकास करेंगे, कैसे टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, यानी तैयारी कर रहा है। उसके बाद डिवीजन स्टार्ट होता है। तो कुछ पौधों में जैसे कि एस्टेरेसी और पोएसी फैमिली में, एस्टेरेसी में आपका सूरजमुखी है और पोएसी में गेहूं, धान, मकई इत्यादि। इसमें 4-5 घंटे के अंदर जायगोट में डिवीजन होने लगता है। लेकिन कॉल्चिकम में यह डिवीजन 3-4 महीने के बाद शुरू होता है। ऐसा देखा गया है कि जिसमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है उसमें रेस्टिंग फेज लंबा होता है और जिसमें सेलुलर एंडोस्पर्म होता है उसमें रेस्टिंग फेज छोटा होता है। तो नीट जैसे परीक्षाओं के लिए यह एक भारी सवाल, एक रेयर सवाल के रूप में दिया जा सकता है। अब जायगोट जब बनता है तो उसका प्रोटोप्लाज्म धीरे धीरे कंडेंस होने लगता है और ये छोटी रचना में यानी एग से छोटी रचना में बदल जाता है और जो थोड़ा लंबा भी हो जाता है। इसे अब एम्ब्रायनिक एक्सिस कह सकते हैं हम लोग। अधिकांश केसेज में पहला डिवीजन ट्रांसवर्स होता है जिससे 2 सेल्स बनते हैं, ऊपर की ओर एपिकल सेल और नीचे की ओर बेसल सेल। अब इस अवस्था को हम लोग प्रो एम्ब्रायो कहा करते हैं। अब अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट में प्रो एम्ब्रायो से यानी बेसल और एपिकल सेल के डिवीजन का पैटर्न अलग अलग पाया जाता है। स्नार्फ 1929 में और जोहानसेन 1945 में फ्लावरिंग प्लांट्स में एम्ब्रायोजेनेसिस का इन लोगों ने बड़ा बृहत अध्ययन किया और इन लोगों ने पाया कि 5 अलग अलग पैटर्न से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। पहला पैटर्न जो क्रूसीफेरी फैमिली में पाया जाता है यानी सरसों के परिवार में पाया जाता है, क्रूसीफर टाइप कहलाया। दूसरा एस्टेराड टाइप यानी एस्टेरेसी या कंपोजिटिव फैमिली में पाया जाता है। तीसरा सोलेनाइड टाइप यानी सोलेनम सोलेनेसी फैमिली में पाया जाता है। कैरियोफाइलेट टाइप यानी कैरियोफाइलेसी फैमिली में पाया जाता है और चिनोपोडियल टाइप यानी चिनोपोडियम में पाया जाता है। इसी 5 में से कोई न कोई पैटर्न अन्य सभी फैमिलीज में भी पाया जाता है। अब पहले ग्रुप में रखा गया जिसमें एपिकल सेल यानी CA 2 सेल का प्रो एम्ब्रायो बनाता है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल सेल वॉल पाया जाता है। अब इसके अंदर 2 फैमिली हुए, क्रूसीफर और ओनेग्रेट टाइप और एस्टेरेट टाइप। क्रूसीफेरी फैमिली में बेसल सेल का कोई काम नहीं है, वह यूं ही पड़ा रहता है और एपिकल सेल डिवाइड करता है, जबकि एस्टेराड टाइप में एपिकल और बेसल दोनों सेल डिवाइड करते हैं। दूसरे ग्रुप में रखा गया है 3। इसमें एपिकल सेल 2 सेल की अवस्था में यानी प्रो एम्ब्रायो की अवस्था में ट्रांसवर्स डिवीजन करता है। अब इससे बना सोलेनाइड, इसमें बेसल सेल
2 या अधिक सेल बनाता है, जिससे एक सस्पेंसर का निर्माण होता है। कैरियोफाइलाई टाइप बेसल सेल में और भी ज़्यादा डिवीजन होता है और इसमें भी सस्पेंसर पाए जाते हैं। और चिनोपोडियल टाइप में बेसल और एपिकल दोनों सेल एम्ब्रायो के निर्माण में मदद करते हैं। तो इस डेवलपमेंट को इन दोनों डायग्राम के थ्रू बताया गया है। ऑनर्स और मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स इन डायग्राम्स को ध्यान दें और कैसे डिवीजन का पैटर्न होता है इसको बार बार डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करें। ये जो डायग्राम दिया जा रहा है सामने इस समय, उस डायग्राम में अधिकांश बुक्स डायग्राम को उल्टा सीधा प्रिंट किए हैं, इसलिए ज़रा सा केयरफुल आप रहेंगे। एपिकल पार्ट बेसल की ओर और बेसल पार्ट एपिकल की ओर ना हो जाए। तो इस तरह आपने एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो के निर्माण की कहानी पढ़ी। थोड़ा अलग तरह का ये टॉपिक होता है, प्रीलिमिनरी स्टूडेंट के लिए नहीं है ये, लेकिन हायर लेवल के स्टूडेंट को अवश्य पढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी